सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स और लॉन्ग टर्म को लेकर के ओपिनियन। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं और रीजंस जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे उसके अलावा और क्या रीजंस है स्पेसिफिकली जिनकी वजह से आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एक रेंज में बार बार देखने को मिलता है। सिमिलर रिस्ट्रिक्शन है, सिमिलर बेसिस है जो साल 2024 में देखने को मिलते थे। एग्जैक्ट वही चार्ट पैटर्न आपका वापस से घूम करके रखा गया है। ऑल दो चार्ट्स को 2024 और 25 को मैं ऑलरेडी आपके साथ कंपेयर कर चुका हूं और वो सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लीज जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। शुरुआत करते हैं। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब करते हुए शर्माना बिल्कुल भी मत, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने टोटल ये 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। कोई भी कंपनी जब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस करती है, उस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस में डिफरेंट एंटिटीज कंपनी बनाती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के गेम में जियो ब्लैक रॉक, जियो म्यूचुअल फंड, जियो पेमेंट्स बैंक, इस तरह की कंपनीज आपको देखने को मिलती है। अब इन सभी कंपनी को डाइवर्सिफाई करने के बाद में इन सभी का एस्टैब्लिशमेंट जरूरी है। एस्टैब्लिशमेंट के बाद में इन सभी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो जरूरी है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है और यही पॉइंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में और सभी रिपोर्ट्स के साथ में जो मार्केट एक्सपर्ट्स की है। जरूर चेकआउट करना, बहुत कुछ आपको वहां पर सीखने को मिलेगा। हमें मार्केट में ना हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए और ये बात सिर्फ मार्केट से रिलेटेड नहीं है। आप पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो भैया, जब तक आप अपना रिसर्च और एनालिसिस करके वो बिजनेस नहीं करोगे या पढ़ाई नहीं करोगे उसका भी कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से ये मार्केट है, इसका भी तब तक कोई मतलब नहीं जब तक आप रिसर्च और एनालिसिस ना करो। अब आरबीआई ने आज के दिन खबर दी है। आरबीआई ने कंपनी का नाम चेंज किया है, जियो पेमेंट्स बैंक अब यहां पर अडॉप्ट किया है। आरबीआई ने नया डोमेन नेम मिला है जियो पेमेंट्स बैंक का। ठीक है, पहले इसका नाम था जियो, क्या नाम था एक मिनट देख लेते हैं पहले, गिव मी 1 सेकेंड। इसका पहले नाम था, द न्यू डोमेन जो आपका वो जियो पेमेंट्स बैंक है और जो पहले आपका नाम था, गिव मी 1 सेकेंड, यहीं पर ही लिखा होगा वहीं पे। ठीक है, तो बस नाम चेंज किया आज कंपनी का आरबीआई की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जियो पेमेंट्स बैंक, और बाकी कुछ नया नहीं। हाँ, जियो बैंक था पहले, जियो बैंक.in ये थी कंपनी की वेबसाइट डोमेन। अब जो है नाम चेंज किया है जियो पेमेंट्स .बैंक। अब ये नया डोमेन कंपनी का आया है। तो ये आरबीआई की तरफ से आज की इनकी खबर है। अब आते हैं और कुछ रीजंस पर कि क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी तक एक रेंज देखने को मिल रही है। पहला रीजन उसका आता है स्पेसिफिकली पीई रेशियो जो कि 121 का है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में पीई रेशियो ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कंपनी का पास देखोगे तो इसका पी आपको रेंज में देखने को मिला, मतलब कि वेरिएशंस काफी ज्यादा रहे हैं। 485 के पी, हाई पी से लेकर के 82 के पी तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने लिस्टिंग के टाइम पीरियड में देखने को मिला। मतलब इतना छोटा लिस्टिंग टाइम पीरियड है और 485 से लेकर के 82 तक के पी इतना हाई वेरिएशन में देखने को मिला है। अब हाई पी ये भी बताता है कि कंपनी से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है ग्रोथ की। जियो ब्लैक रॉक, जियो अलियांस, जियो पेमेंट्स, जियो म्यूचुअल फंड, इतने सारे डिफरेंट एंटिटीज, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और जब भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कई बार पीई भी काफी ज्यादा होता है। अब हाई पीई आपको ये नहीं बताता कि स्टॉक सिर्फ ओवर वैल्यूड है। जरूरी नहीं है कि स्टॉक आपको सिर्फ यही बताए हाई पीई की ओवर वैल्यूड स्टॉक है। हाई पी आपको ये भी बताता है कि एक्सपेक्टेशन कितनी और इन्वेस्टर कितना पैसा देने तक को तैयार है किसी शेयर को उठाने के लिए। ये दो चीजें आपकी होती है, मतलब कि हाई वॉलेटिलिटी भी और हाई एक्सपेक्टेशन भी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी की भी एक्सपेक्टेशन। इतना कुछ चीजें एक इन्वेस्टर करे क्या। हाई पी से आप हमेशा गेम नहीं खेल सकते, आपको यह भी देखना पड़ेगा और क्या स्पेसिफिक रीजन आते हैं। जैसे कि रिसेंटली कंपनी ने फंड रेज की बात करी थी वाया प्रमोटर ग्रुप, जिसके लिए कंपनी ने कुछ प्रमोटर के नाम भी दिए थे, जिसके लिए कंपनी को 15,825 करोड़ का फंड रेज करना था। और रिसेंटली सितंबर 2025 में कंपनी ने फर्स्ट ट्रेंच इसका कंप्लीट भी किया है। 3,956 करोड़ का फर्स्ट ट्रेंच कंपनी ने कंप्लीट करा है। तो जो पर्टिकुलर प्राइस है जिसके पास आपकी फंड रेजिंग होनी है,
कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि वो प्राइस कौन सा है। तो क्या इसी चीज का वेट चल रहा है कि एक बार फाइनल ट्रेंचिंग हो जाए, फाइनल फंड रेज का प्रमोटर अप्रूवल, जो भी प्रमोटर के पास स्टेक जाना है वो एक बार चला जाए, उसके बाद में नया मूव देखने को मिलेगा अडानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में? अगर ऐसा है तो यस, ये भी आपके पास एक रीजन आता है। बट क्या करना है हमको ऐसे में? जब भी आपके पास कुछ छोटे छोटे रीजंस होते हैं किसी स्टॉक के ना भागने के पीछे, या पर गिर भी ज्यादा नहीं रहा, मतलब कुछ भी नहीं, सब पॉजिटिव है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, शेयर बढ़ा नहीं ना ही गिरा, एक रेंज में चल रहा है, आपके पास रीजन छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारे हैं, तो आपको क्या करना है? इन सभी रीजन को चार्ट पे रखना है। अभी चार्ट पे आएंगे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक क्या कर रहे हैं इस समय? 54.6 का एमएफआई है, 45.4 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल न्यूट्रल है। अब इतना दूर तक अगर आप वीडियो में आ चुके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट। अभी आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है कि आप एक डायगोनल पर बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। यहां पे देखो, आप इस डायगोनल पर बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, लेकिन डायगोनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने रिसेंटली, और 315 पर जा करके रिस्ट्रिक्ट हो गया और वहां से वापस रिजेक्शन दिखा, तो आप 305 पर आ गए। जहां पर 305 से 310 आपका क्या बनता है? आपका बनता है कंसोलिडेशन बेस, और क्रूशियल बेस कौन सा है? 292 का। एग्जैक्ट वही कहानी जो हम पिछले 15 से 20 वीडियो से चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन जो आपका आता है 315 से 320 का, और कंसोलिडेशन बेस जो आपका है 310 से 305 का, क्रूशियल बेस आता है 292 का। अभी भी स्टॉक क्या कर रहा है? यहां पे थोड़ा जूम इन करते हैं इसे। यहां पे देखो, अब ये डायगोनल देख पा रहे हो, अभी तक इस डायगोनल के ऊपर सस्टेन नहीं करा था, लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर पिछले 10-15 सेशन में इस डायगोनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया। बट अगर आप हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्शन देखोगे तो 315 पर एग्जैक्ट आकर के रिस्ट्रिक्ट के वापस से नीचे आया है, और अभी भी इस डायगोनल के ऊपर बना हुआ है। हमें चाहिए कि अगर स्टॉक को यहां पर सस्टेन करना ना, तो पहले 305 के ऊपर तो बना रहे, 305 के ऊपर तो बना ही रहे। ये ब्रेक डाउन होना बहुत खराब जाएगा, फिर आप 292 पे वापस गिर जाओगे, जो हमको नहीं चाहिए। दूसरा, इस डायगोनल के ऊपर बना रहा है, क्योंकि अगर इस डायगोनल के नीचे आता है इसका मतलब यह है कि हम वापस से रिजेक्शन पर आ जाएंगे, और जितना डायगोनल के नीचे रिजेक्शन आता चला जाएगा उतना ही गिरावट के चांसेस और बढ़ जाते हैं। समझे इस चीज को? तो जब भी आपको डायगोनल के ऊपर सस्टेन करना है, मतलब यह है कि आपको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए वहां पर डायगोनल के ऊपर, ताकि सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बढ़े। अब ये हो जाता है आपका चार्ट पैटर्न। आपने क्या किया? आपने सभी रीजंस को एक एक करके चार्ट पर रखा। चार्ट पर आपको रेंज दिख रही है कि भैया क्या रीजन है हमारे पास, और चार्ट पर क्या रेंज है, 305 है, 310 है, 315 है, 320 है, यहाँ पे 292 है। 292 है तो क्यों है? आपके पास स्पेसिफिक रीजंस ऐसे आ जाते हैं मार्केट में बहुत सारे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में जितने भी डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने किया है अपने बिजनेसेस का, जितना भी डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने अपने बिजनेसेस का करा है, उन सभी बिजनेसेस में कंपनी को ग्रोथ लेकर के आना भी जरूरी है। अब जब वो ग्रोथ आएगा, जो एक्सपेक्टेशंस है, जब तक वो एक्सपेक्टेशंस उस ग्रोथ पर दिखेगी नहीं, तब तक उन एक्सपेक्टेशंस का भी कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक्चुअल में ओवर वैल्यूड है। आई गेस एंड में अब आपको यहां पर सभी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। जो भी हमने वीडियो की शुरुआत से डिस्कस किया उसका कंक्लूजन यही था, जो अभी हमने एंड पॉइंट लिया कि अगर इस डाइवर्सिफिकेशन पर ग्रोथ नहीं आता है, तो मतलब कि यस, पीई जो आपका हाई है वो एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतर पा रहा है, तो स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है। मिलता है अगले वीडियो में। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।